अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ और अल्लाह से दुआ गो हूँ कि आप तमाम अपने घरों में खुश खुर्रम हों, सेहत और आफ़ियत के साथ हों। इस शेर से आगाज़ करते हैं कि डर कर जिएँ न खौफ से आहो बुका करें, वक्ते दुआ है आओ सब मिलकर दुआ करें। कुदरत ने फिर से मौका दिया है हमें अली, कुदरत ने फिर से मौका दिया है हमें अली। धरती के दुख को समझें नई इब्तिदा करें, धरती के दुख को समझें नई इब्तिदा करें। धरती के दुख को समझने की कोशिश इस वीडियो में की जा रही है। जी हाँ, टाइटल नज़र आ रहा होगा आपको, सॉइल पोल्यूशन। ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो हमारा न्यू सिलेबस का चैप्टर नंबर 2 है, उसका एक सब टॉपिक है। इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि सॉइल पोल्यूशन क्या है, क्यों है, कैसे है, इसके असरात क्या हैं और इसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। शुरू करते हैं अपना वीडियो। ज़मीन की आलूदगी। हवा और पानी की तरह जानदारों के लिए मिट्टी भी उतनी ही अहम है। ये नबातात को सहारा देती है जिन पर दीगर तमाम जानदार इन्हिसार करते हैं। मिट्टी बनने का अमल निहायत सुस्त रफ्तार है, इसलिए इसे नाकाबिल तजदीद वसाइल में शुमार किया जा सकता है। इसलिए मिट्टी की आलूदगी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ज़मीनी आलूदगी क्या है? तो ज़मीनी आलूदगी इज़ डिफाइंड एज द प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स, pollutants or contaminants in soil in high enough concentrations to pose a risk to human health and the ecosystem। यानी ज़मीन की आलूदगी को इसकी तारीफ को ऐसे बयान किया जा सकता है कि ज़मीन में या मिट्टी में ऐसे जहरीले मादों का, ऐसे केमिकल्स का पाया जाना जो जिससे इंसानी सेहत और माहौलियाती निज़ाम को नुकसान पहुँचे, ज़मीनी आलूदगी कहलाता है। ये ज़मीन कैसे आलूदा होती है? तो इसके कई सोर्सेस हैं। नंबर 1, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। ये पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड यानी कि हशरात कुश, कीड़े मार दवाएँ जो कि क्रॉप्स पर, फसलों पर स्प्रे की जाती है ताकि फ़सलों को उनके दुश्मनों से, उनको नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े मकोड़ों और दीगर जो ऑर्गेनिज़म्स हैं उनसे महफूज रखा जा सके। ये किसी न किसी सूरत में जहर होते हैं। उसके बाद है फर्टिलाइज़र्स एंड मैन्योर। फर्टिलाइज़र्स यानी खाद, कीमियाई खाद। मैन्योर यानी भी खाद लेकिन कुदरती खाद। कीमियाई खाद जो कि फ़सलों का एक तग़ज़िया है, फ़सलों की ग़िज़ाई ज़रूरत है और मिट्टी में ये जब डाले जाते हैं तो उससे फ़सलों की पैदावार में इजाफ़ा होता है। लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि चूँकि वो केमिकल होते हैं और वो जब मिट्टी में डाले जाते हैं ताकि वो फसल की पैदावार में इजाफ़ा करें, ये मिट्टी को मुतासिर करते हैं। कैसे मुतासिर करते हैं आगे देखेंगे हम। उसके बाद है तीसरा सोर्स, ओवर इरिगेशन यानी कसरत से आबपाशी। आबपाशी जब कसरत से की जाती है, ज़रूरत से ज़ायद जब पौधों को पानी मिल जाता है तो वो पानी फसलों में, खेतों में जमा हो जाता है, जिसे वाटर लॉगिंग का मसला कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा सोर्स है मिट्टी को आलूदा करने का, क्योंकि इसकी वजह से मिट्टी के अंदर पानी जब जमा हो जाता है, ज़रूरत से ज़ायद मिकदार में पानी, वो ज़मीन को दलदली बना देता है और दोबारा से वो उसके अंदर जो फसलें उगाई जाती हैं वो मुतासिर होती हैं, काबिल काश्त नहीं रहती ज़मीन। ये सोर्सेस हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन यानी ज़मीनी आलूदगी के असरात। क्या असरात हैं? तो पहला असर है प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल इज़ रिड्यूस्ड, यानी ज़मीन की पैदावारी सलाहियत में कमी आती है। केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स अफेक्ट्स द स्ट्रक्चर एंड फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। कीमियाई खाद, केमिकल्स दो सूरतों में ज़मीन में ऐड किए जाते हैं जो अभी हम पीछे देख कर आए, या तो हशरात कुछ कीड़े मार दवाओं के तौर पर या कीमियाई खाद के तौर पर। एक जो है वो जहर है, एक जो है वो ग़िज़ा है।
लेकिन दोनों का ज़रूरत से ज़ायद इस्तेमाल मिट्टी की साख्त को मुतासिर करता है और उसकी ज़रख़ेज़ी में कमी लाता है। ये केमिकल्स मिट्टी के अंदर मौजूद जो खुर्दबीनी जानदार होते हैं, जो कुदरती ह्यूमस तैयार करने का, जो ज़मीन की कुदरती ज़रख़ेज़ी तैयार करने का काम करते हैं, बाज़ औक़ात कुछ केमिकल्स उन्हें मार देते हैं और कुछ केमिकल्स उनकी जो नेचुरल उनका जो प्रोसेस है उसको स्लो कर देते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी की ज़रख़ेज़ी में कमी आती है। और जब मिट्टी कम ज़रख़ेज़ हो जाएगी तो उसकी पैदावारी सलाहियत खुद ब खुद कम हो जाएगी, यानी उससे उगने वाली जो फसलें हैं वो कम होती जाएंगी। अगला असर कि फॉल्टी सैनिटेशन एंड अनहाइजेनिक प्रैक्टिसेस ऑफ पीपल ऐड टू सॉइल पोल्यूशन। साफ़ सफाई का फुकदान और लोगों की जो गंदी आदतें हैं कि यहाँ वहाँ कचरा छोड़ देना, उसको ठीक तरीके से डिस्पोज़ ना करना, खुले में रफ़ा हाजत करना, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़मीन को आलूदा करने का सबब बन जाती हैं और उसकी वजह से मिट्टी आलूदा होती है तो उसकी पैदावारी सलाहियत मुतासिर हो जाती है। अगला असर ये है कि पैथोजेंस प्रेजेंट इन वेस्ट एंड एक्सक्रीटा कंटामिनेट द सॉइल एंड क्रॉप्स ग्रोन। फासिद मादे और जो ये फुजलात होते हैं जो ज़मीन पर यूं ही छोड़ दिए जाते हैं, ये जब इसके अंदर चूँकि जर्म्स होते हैं, बीमारी फैलाने वाले जरासीम होते हैं, ये न सिर्फ मिट्टी को मुतासिर करते हैं बल्कि उसमें उगाई गई फसलों को भी ये मुतासिर करते हैं और फिर जब फसलें मुतासिर होती है तो लामोहला उससे इंसानी सेहत भी मुतासिर हो जाती है। इसका एक और इम्पैक्ट है सैलिनाइजेशन। क्या है ये? इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूबल सॉल्ट्स कॉल्ड एज सैलिनाइजेशन। दिस एडवर्सली अफेक्ट द क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल। नमकीनियत जो है वो मिट्टी में हरशुदा नमक की मिकदार बढ़ जाना है। आप तस्वीर में देख रहे होंगे कि सफ़ेद एक परत हमको ज़मीन के ऊपर नज़र आ रही है। ये नमक है जो जमा हुआ है ज़मीन की ऊपरी तह पर और जिसकी वजह से ज़मीन की पैदावारियत और उसकी क्वालिटी मुतासिर हो जाती है। ज़मीन के अंदर नमकीनियत ज़्यादा हो जाती है तो वो पौधों की जड़ों में पहुंचकर पौधों को ख़राब कर देती है, फसलों को, और उसकी पैदावारियत मुतासिर हो जाती है। अब ये देखिए सॉइल फर्टिलिटी रेट कैसे माना जाएगा कि कोई सॉइल कितनी फर्टाइल है। आपने पिछली जमातों में पढ़ रखा है कि ज़मीन की बहुत सारी अलग अलग किस्में हैं और अलग अलग किस्मों की ज़मीनों में अलग अलग किस्मों की फसलें उगाई जाती हैं, चाहे वो लाल सुर्ख मिट्टी हो, काली मिट्टी हो या वो रेगुर मिट्टी हो, अलग अलग किस्मों की मिट्टी, लेकिन उनके अंदर ज़रख़ेज़ी पाई जाती है, अलग अलग किस्म के न्यूट्रिएंट्स उसमें पाए जाते हैं। चूँकि अलग अलग फसलों की अलग अलग ग़िज़ाई उनकी डिमांड होती है, उस हिसाब से उनके अंदर फसलें ग्रो की जाती हैं, उगाई जाती हैं। तो देखिए मिट्टी के अंदर कौन सा न्यूट्रिएंट कितनी मिकदार में पाया जाएगा जब उसे हम बहुत ज़रख़ेज़ समझेंगे या वो कम ज़रख़ेज़ होगी, उसका अंदाज़ा हमको इस टेबल से लगेगा जो अभी हम देखने जा रहे हैं। ये है सॉइल न्यूट्रिएंट्स। सॉइल न्यूट्रिएंट्स नज़र आ रहा है आपको। उसके बाद सॉइल फर्टिलिटी रेटिंग है जो लो, मीडियम और हाई में कैटेगराइज की गई है। ऑर्गेनिक कार्बन एज ए मेजर ऑफ अवेलेबल नाइट्रोजन इन परसेंट अगर ये मौजूद है, 0.5% से कम अगर मौजूद है तो ये मिट्टी कम ज़रख़ेज़ मानी जाएगी। 0.5 से 0.75 के बीच में अगर है तो ये मिट्टी औसतन ज़रख़ेज़ होगी, जबकि 0.75% से ज़्यादा है अगर ऑर्गेनिक कार्बन मिट्टी के अंदर तो वो मिट्टी हाईली फर्टाइल यानी बहुत अच्छी ज़रख़ेज़ मानी जाएगी। फिर दूसरा चीज़ बता रही है अवेलेबल नाइट्रोजन इन किलोग्राम पर हेक्टेयर है। अगर ये 280 किलोग्राम पर हेक्टेयर से कम है नाइट्रोजन मिट्टी के अंदर तो वो मिट्टी कम ज़रख़ेज़ है। 280 से 560 के बीच में है तो वो औसत ज़रख़ेज़, और 560 से ज़ायद है तो वो बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ मिट्टी समझी जाएगी। अवेलेबल फास्फोरस इन अल्कलाइन सॉइल इन किलोग्राम्स पर हेक्टेयर बताया गया है इसमें कि अगर 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर से कम है तो कम ज़रख़ेज़, 10 से 24.6 के बीच में है तो औसत ज़रख़ेज़, 24.6 से ज़ायद है तो हाईली फर्टाइल होगी मिट्टी। अवेलेबल पोटेशियम अगर 108 किलोग्राम पर हेक्टेयर से कम है
तो कम ज़रख़ेज़ 108 और 280 के बीच में है तो वो औसत ज़रख़ेज़, और 280 से ज़ायद है तो वो ज़बरदस्त ज़रख़ेज़ मिट्टी मानी जाएगी। ये नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कार्बन, ये सारे के सारे मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स हैं, मिट्टी के अज्जा हैं, और ये अज्जा जितनी ज़्यादा मिक़दार में होंगे उतनी ज़्यादा मिक़दार में उसमें फसल उगाई जा सकेगी और उतनी बेहतरीन फसल उसके अंदर तैयार होगी। अब हम देखते हैं कि हाउ वी कैन कंट्रोल सॉइल पोल्यूशन। हम मिट्टी की आलूदगी पर कैसे काबू पाएँ। मिट्टी की आलूदगी चूँकि एक बड़ा मसला है, क्योंकि ये बराह रास्त हमारी सेहत से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर आलूदा मिट्टी में फसलें उगाई जाएंगी तो वो फसलें आलूदा होंगी जो इंसानी सेहत को मुतासिर करेंगी। तो अब देखिए कि कैसे इस पर काबू पाने के लिए क्या किया जा सकता है। नंबर 1, यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स शुड बी रिड्यूस, यानी कीमियाई खाद का इस्तेमाल कम से कम किया जाए। कीमियाई खाद, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये एक ग़िज़ा है, ग़िज़ा के तौर पर ये फसलों को दी जाती है, क्योंकि इसका इस्तेमाल से फसलों की पैदावार बहुत ज़्यादा होती है, उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होता है, और चूँकि इसका इस्तेमाल आसान है इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और फसलों उसका बराह रास्त असर दिखने में डायरेक्ट असर दिखता है, इसका बहुत कसरत से इजाफा होता है फसलों में, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसका नुकसान क्या है वो हम पीछे देख कर आए हैं कि इसकी वजह से फसलों की ज़रख़ेज़ी मुतासिर होती है, उसकी मियार उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, मिट्टी के अंदर तेज़ाबियत पैदा हो सकती है, उसके अंदर नमकीनियत पैदा होती है। तो इसलिए कीमियाई खाद का इस्तेमाल कम करना ज़रूरत है। चूँकि मैंने अभी कहा कि कीमियाई खाद के इस्तेमाल से फसलों की पैदावार में भरपूर इजाफा होता है, और जैसे जैसे ग़िज़ा की मांग बढ़ रही है, आबादी के बढ़ने के एतबार से ग़िज़ा की पैदावार में इजाफा ज़रूरी है। तो अगर कीमियाई खाद का इस्तेमाल ना करें तो क्या करें? इसका जवाब है कि हम कीमियाई खाद के बजाय हम कुदरती और हयाती खाद का इस्तेमाल करें। कुदरती खाद जो ग्रीन मैन्योर्स हैं, जो जानवरों के फुजलात से या कंपोस्ट से जो तैयार किए जाते हैं, चूँकि वो बदबूदार होते हैं, वो काफ़ी वज़नी होते हैं, उनका स्टोरेज मुश्किल होता है, इसलिए वो कम इस्तेमाल किए जाते हैं। जबकि कीमियाई खाद के इस्तेमाल का फ़ायदा यह है क्योंकि इजीली अवेलेबल है, हर जगह आसानी से मिल जाती है, और उसको स्टोर करना आसान है, वो साफ़ है, इसलिए उसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है, और उसका रिज़ल्ट भी हमको फ़ौरी तौर पर देखने में मिलता है। लेकिन चूँकि उसके नुकसानात भी बड़े हैं, इसलिए हमको उसका इस्तेमाल कम करना है और उसके बजाय कुदरती और सब्ज़ खादों का या हयाती खादों का इस्तेमाल करना है। सब्ज़ खाद, कुदरती खाद और हयाती खाद, ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। हयाती खाद यानी ये कुछ ऐसे खुर्दबीनी जानदार हैं जो खाद के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। कुदरती खाद ये जानवरों के फुजलात हैं या कचरे से, या जो खुदरू घास वगैरह होती है, घास फूस से जो कंपोस्ट तैयार की जाती है, ये कुदरती खाद है। और सब्ज़ खाद ये ग्रीन प्लांट्स हैं जो कि खेतों में उगाए जाते हैं, और जब उनके अंदर फूल आते हैं तब उन पर हल चला दिया जाता है, वो मिट्टी में मिलकर कुदरती खाद का यानी सब्ज़ खाद का वो काम करते हैं। तो इनका इस्तेमाल को प्रमोट करना चाहिए, इनके इस्तेमाल में इजाफा होना चाहिए, और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल भी कम होना चाहिए। पेस्टिसाइड हशरात कुश हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत में वो जहर हैं, क्योंकि वो किसी न किसी चीज़ को, किसी न किसी जानदार को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, चाहे वो टिड्डी हो, या वो राइस विविल हो, या वो बॉलवर्म हो, जो अलग अलग फसलों को अलग अलग जो कीड़े मकोड़े नुकसान पहुंचाते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए केमिकल्स जब इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इसका इस्तेमाल कैसे किया, इसके इस्तेमाल में कैसे कमी लाए, इसके लिए भी हम तरीका अपना सकते हैं कि बायो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करके। बायो पेस्टिसाइड्स क्या हैं? ये कुदरती तौर पर सरगर्म ऐसे जानदार हैं जो कि हशरात कुश का काम करते हैं, ऐसे जानदार जो कि केमिकल का काम कर रहे हैं, तो ये बायो पेस्टिसाइड्स कहलाते हैं, इनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और एक और तरीका ये है कि यूज़ ऑफ कैटल डंग एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट इन बायोगैस प्लांट शुड बी इनकरेज्ड।
बायो फर्टिलाइज़र तैयार करने के लिए, कंपोस्ट तैयार करने के लिए जो एग्रीकल्चरल वेस्ट और जानवरों के जो फुजलात हैं उनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जिससे बायो फर्टिलाइज़र भी तैयार हो और बायोगैस भी तैयार हो जाए। एक और तरीका है मिट्टी की आलूदगी को रोकने का, केश प्लांटेशन। इट कैन चेक द सॉइल एरोजन टू अ ग्रेट एक्सटेंट। शजरकारी मिट्टी की झीज को रोकने का मौसर ज़रिया है। शजरकारी की मुहिम को बड़े पैमाने पर शुरू होना चाहिए। ये मिट्टी की फर्टाइल लेयर को, ऊपरी जो ज़रख़ेज़ तय होती है उसको रोकने का काम करते हैं। दे आर दी नेचुरल बैरियर्स। तो अगर दरख्त मौजूद हैं ज़्यादा बड़े पैमाने पर ज़मीन के ऊपर, ज़मीन की ज़रख़ेज़ तह ज़ाय नहीं होगी और इस तरीके से सॉइल इरोजन, ज़मीन की झीज नहीं होगी और उसके अंदर अच्छी फसलें उगाई जा सकेंगी। तो ये है सॉइल पोल्यूशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। हमेशा की तरह इस बार भी मैं यही कहूँगी, कोई क्वेश्चन और कोई डाउट है तो आप मुझसे गूगल क्लासरूम में सवाल पूछिए। चलिए, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए।